नारी और शिक्षा के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। ऐसे ही हर गुरु अपना फ़र्ज़ निभाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम नारी और शिक्षा। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। समाज की प्रगति के लिए हर नारी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। एक माँ हमारी पहली गुरु होती है। अगर माँ ही शिक्षित नहीं होगी तो वो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाएगी। ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे नारियों को शिक्षित करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आज की मेहमान हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम, मैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल के बारे में जानना चाहूँगी। टॉप स्कूलों में जाना जाता है स्कूल को, और आप जैसी महिला उसको आगे लेकर जा रही है, कैसा लगता है? नमस्कार। माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी में 22 साल पुराना स्कूल है। ये एक को एजुकेशनल स्कूल है और मैं यहाँ पर इसकी फाउंडेशन से ही इस स्कूल को हेड कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना, बच्चों को सिखाना भी, और बच्चों से मैं सीखती भी बहुत कुछ हूँ। और इन 22 सालों में हमारा अपना काफ़ी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हमने देश को दी हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सीखते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एक हेड ऑफ़ द स्कूल होने के नाते, मेरा काम है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हर तरह के बच्चे के लिए क्रिएट करना, ताकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन अपॉर्चुनिटीज़ को एनकैश करें और अपनी प्रतिभा को निखारें। तो इसी सोच के साथ ये संस्था आगे बढ़ती चली जा रही है। बात करूं ज्योति जी आपसे, आप एक प्रधानाचार्य हैं, इसके साथ आपने कई उपलब्धि भी हासिल की है। हम अपने दर्शकों को उनके बारे में बताना चाहेंगे। 2007 में हालांकि मुझे दिल्ली सरकार का स्टेट अवार्ड मिला था। उसके बाद CBSE से भी मुझे CBSE टीचर्स अवार्ड मिला। और ये 2020 हालांकि बड़ा डिफरेंट तरह का समय था, बड़ा डिफरेंट तरह का वर्ष रहा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी भाग्यशाली रहा, क्योंकि इस साल मुझे नेशनल अवार्ड जो कि प्रेसिडेंट सर देते हैं उससे नवाजा गया और मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इसके अलावा मैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की जो गाइड्स विंग है, गाइड्स का मतलब जो गर्ल्स की विंग है, उसकी नेशनल कमिश्नर भी हूँ और CBSE की गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी हूँ। और इसके साथ साथ कई और संस्थाएं हैं जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। जी मैम, बात करूँ माउंट आबू पब्लिक स्कूल की, तो इनके छात्र और छात्राओं के बारे में जानना चाहूँगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरा काम है बच्चों के लिए हर तरह के प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करना। बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और हर बच्चा जो है गुणों से भरपूर होता है। हमारा काम है उन गुणों को पहचानना और उसको उजागर करना। वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, कोई भी पेंटिंग्स हो, और पढ़ाई के अलावा मैं बात कर रही हूँ स्पोर्ट्स की बात करूँ, खेलकूद के उसमें विषय की बात करूँ, तो हर क्षेत्र में मैं कहूँगी, चाहे वो इनोवेशंस हैं जो कि साइंस लैब्स में बच्चे करते रहते हैं, ATL लैब में बच्चे छोटी छोटी इनोवेशंस करते रहते हैं। तो बच्चे हर तरह के फील्ड्स में, क्षेत्र में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैम, आप एक प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल होने के नाते संचालित करने के लिए, स्कूल को संचालित करने के लिए आप कौन कौन से नियम को अपनाती हैं? देखिए, हर संस्था में अगर नियम ना हो तो संस्था को अच्छे से चलाया नहीं जा सकता। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि एक स्कूल का मतलब है कि यहाँ पर नियम सिर्फ बच्चों के लिए है। नियम सभी मेंबर्स, जितने भी इस स्कूल फैमिली में मेंबर्स हैं, सभी के लिए नियम है। हमारे अपने लिए भी नियम है कि हमने बच्चों को उनके ज़रूरतों के मुताबिक उस तरह की फैसिलिटीज़ को देना, बच्चों को
सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं, एक इमोशनल सपोर्ट भी देना। और बच्चों में अलग अलग तरह की कई बार बच्चे स्टेजेस से गुजरते हैं, उन हर स्टेजेस पे बच्चों को पूरी तरीके से सपोर्ट देना, बच्चों के को आगे बढ़ने देने के लिए अलग अलग तरह के विभिन्न क्षेत्रों में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बच्चों तक लेके आना, बच्चों को मोटिवेट करना, बच्चों को एनकरेज करना। और इसी के साथ साथ टीचर्स का भी, मेरा जब हेड ऑफ़ द स्कूल है तो हमारे लिए टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि आज हम 21st सेंचुरी जनरेशन के बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। उसके लिए हमें अपने आप को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए समय समय पर ट्रेनिंग्स कराना, वर्कशॉप्स कराना, और मैं खुद बहुत ज़्यादा अपने लिए ट्रेनिंग्स और अपडेट्स लेती रहती हूँ, क्योंकि हम भी 21st सेंचुरी जनरेशन को लीड कर रहे हैं। तो उनको उसके लिए जिस तरह की एक लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, क्योंकि वी आर इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड विद स्पेशली विद दिस कोविड सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो एज ए हेड ऑफ द स्कूल आई ऑल्सो नीड टू लर्न अ लॉट कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, इम्पैक्टफुल होंगी, बच्चों के लिए यूज़फुल होंगी। तो इन सारी चीज़ों पर हमारा मेजर फोकस रहता है। बच्चों को अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, और उनको जैसे मैंने पहले भी बोला मोटिवेट करते रहना समय समय पर। ये सारा मैं समझती हूँ कि ये सारे नियम हैं जिसका हम पालन करते हैं। मैम, बात करूं स्कूल में, तो स्कूल में टीचर्स और बच्चों के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए? देखिए, बच्चे और टीचर्स के बीच में तो एक गुरु और शिष्य के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, जो कि हम प्राचीन काल से पढ़ते आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, वो रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। और वो रिश्ता मैं बड़े प्राउडली कहूँगी कि मेरे स्कूल में, हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे से है। और इसके लिए बच्चे का भी उतना ही योगदान रहता है और अध्यापक का भी उतना ही महत्वपूर्ण इसमें रोल होता है। और उसके लिए हर बच्चा जो है एक कनेक्ट जो है टीचर से तभी कर पाता है जब वो ये फील करता है कि अध्यापक मेरी ज़रूरतों को समझ रहा है, अध्यापक मेरे साथ खड़ा है, अध्यापक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने को तैयार है। मुझे किसी भी तरह की सिचुएशन से अगर जूझना है या कोई उसका हल निकालना है तो मेरे पास मेरा अध्यापक है। तो मुझे लग रहा है जब बच्चे में ये फीलिंग आती है, इस तरह का कनेक्ट आता है, तो गुरु और शिष्य में जो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता हम पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं, बातचीत करते आ रहे हैं, जिस पे वो हमेशा कायम रहता है। तो इसलिए एज ए टीचर हमारा रोल होना चाहिए कि हम बच्चे की हर ज़रूरतों को समझें, पहचानें, जानें और उन्हें हर तरह का सपोर्ट, चाहे वो एकेडमिक सपोर्ट है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, चाहे वो कोई मेंटल इशू से रिलेटेड सपोर्ट, हर तरह के सपोर्ट हमें बच्चे को देना चाहिए। मैम, बात करूं उन बच्चों की जो अनुशासन नहीं निभाते हैं स्कूलों में, उन बच्चों में सुधारात्मक तरीका क्या होना चाहिए? जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर संस्था में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जब हम एक विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में तो कहते ही हैं कि अनुशासन के साथ ही सारा दिनचर्या चलती है। आप इमेजिन करिए अगर टाइम टेबल ना हो तो कैसे स्कूल चलेगा, और बच्चे को अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता हो, टीचर्स को अपनी नहीं पता हो, तो कैसे रोल चलेगा। हाँ, कुछ बच्चों में देखने में आता है कि अनुशासन की कमी होती है, वहाँ पर फिर हमारा रोल थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर से हमें बैकएंड में जाकर देखना चाहिए कि ये अनुशासनहीनता कहाँ से आ रही है, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो बच्चा अनुशासन में नहीं रह पा रहा। उन परिस्थितियों को जानना, समझना और फिर उसके ऊपर कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसे ही बच्चे को लेबल नहीं कर सकते कि बच्चा अनुशासनहीन है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकएंड पे परिस्थिति है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हो सकता है कुछ घर से संबंधित हो, कुछ और फ्रेंड से संबंधित हो, किसी और तरह की इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है। अनुशासनहीनता को निपटाने का सबसे बड़ा जो समाधान है मेरे हिसाब से वो है अनुशासनहीनता के कारणों को जानना, फिर उस पर काम करना, बच्चे की काउंसलिंग करना, बच्चे की
बच्चे को हर तरह का अगर फिर से कहूँगी कि बच्चे को ये फील देना ज़रूरी है कि आई एम देयर विद यू। उसके बाद एक फॉलो अप करना, हो सकता है एक बच्चे को 2-4 काउंसलिंग सेशंस में फ़र्क पड़े, हो सकता है किसी बच्चे को हमें शायद काफ़ी लंबे समय तक बच्चे को फॉलो अप करना पड़े। और मेरे ख्याल से फॉलो अप तब तक होना चाहिए जब तक एज ए अध्यापक मैं ये ना समझ लूँ कि बच्चे में संभावित जो चेंज है वो आ चुका है। और हर तरह का स्पोर्ट जो है बच्चे को आगे बढ़ने में सहायता देगा। और अनुशासनहीनता को अगर बहुत ही छोटी एज पे ही अगर हम उसको एड्रेस कर पाएँ, बजाय इसके कि बच्चा बड़ा होता जा रहा है और हम नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, तो इट्स लाइक कैचिंग देम यंग, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैम, बात करूं नारी और शिक्षा की, ये दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल, नारी और शिक्षा तो आप भी जानती हैं, एज ए नारी होने के नाते मैं भी जानती हूँ कि हमारे जीवन में शिक्षा ने क्या रोल अदा किया है। और अब तो मुझे लग रहा है हमें उससे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए कि नारी और शिक्षा से देश की कितनी प्रगति हो रही है। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और हम बात कर रहे हैं, हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो जब आपके देश में पॉपुलेशन को देखा जाए तो जितने वो हैं आपके नारियां भी तो उतनी है ना, मतलब उसकी परसेंटेज देखी जाए तो मेन एंड वुमेन की परसेंटेज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल गेट एजुकेटेड और हाफ विल नॉट डू एनीथिंग? फिर हम कहाँ से डेवलपमेंट की बात करें, कहाँ से प्रगति की बात होगी, कहाँ से? मुझे समझ नहीं आता। और हम ये तो बड़ी पुरानी गांधी जी ने ही कहा था कि एक नारी को शिक्षित करने का मतलब है आप पूरी की पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, क्योंकि नारी जो है वो 2 परिवार को के साथ होती है। नारी ने अपने आगे जो, अगर एक बच्चा है, जब एक परिवार में नया बच्चा आता है, हम कहते हैं जी परिवार प्रथम पाठशाला है और माता प्रथम गुरु है। तो गुरु और पाठशाला का तो हमेशा ही लिंक रहेगा, संबंध रहेगा। और अगर एक नारी ही शिक्षित नहीं होगी, क्योंकि नारी को उस बच्चे को बड़ा करना है, उसका पालन पोषण करना है और उसे हर तरह की समझ बूझ देनी है, ये नारी को देनी है। तो वो तभी दे पाएगी ना नारी, जब खुद ही उसके पास शिक्षा होगी। शिक्षा से ही तो ज्ञान होता है, ज्ञान से ही तो हमें पता चलता है कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या सूझबूझ है। तो ये तो खैर नारी और शिक्षा को आप अलग कर ही नहीं सकते। रादर मुझे लग रहा है हमारे देश की जो इतनी पूरे विश्व पटल पर जो इतना स्थान बन रहा है, जो हम दिनों दिन निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो शायद इसलिए है कि हमारे देश की नारियों ने बहुत बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, दे रहे हैं और बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बिना देश की प्रगति होना संभव नहीं है। बिल्कुल मैम, हमारी ज्योति जी से बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। प्राइमा केयर फाउंडेशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, प्रियंका गुप्ता मेकओवर, इंपीरियल वेडिंग, एक्सोटिक कार, किचन से चली खुशबू स्वाद की। मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैम, अब मैं ये जानना चाहूँगी, समाज की प्रगति के लिए नारियों का शिक्षित होना ज़रूरी है, इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर हम देश के विकास की बात करते हैं, देश की प्रगति की बात करते हैं, तो नारी को हम शिक्षा से अछूता नहीं रख सकते किसी भी हालत में। शिक्षा हर इंसान के जीवन के पहलू का अभिन्न अंग है। और शिक्षा हमें
सूझबूझ देता है, शिक्षा हमें संस्कार देती है, शिक्षा हमें धैर्यवान बनाती है और कई गुण हैं जिससे शिक्षा से होते हैं। तो अगर हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर रहे हैं और उसमें जो कि सबसे बड़ा अंग जो है वो नारी है उस समाज की, अगर उसकी शिक्षा के बारे में नहीं सोचें तो मुझे नहीं लगता समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सकता है। और वैसे भी शिक्षा एक आभूषण है जिसे हर इंसान को, चाहे वो नारी हो चाहे जेंटलमैन हो, सभी को उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना कोई भी जीवन जो है वो पूरा नहीं हो सकता, अधूरा रहता है। क्योंकि आज देखिए ना, हम कहते हैं हमारा देश टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस में, मेडिकल में, हेल्थ में, एजुकेशन में बहुत बहुत आगे जा रहा है। उसको हम कब देखेंगे, कब समझेंगे, जानेंगे? तब जब शिक्षित होंगे, तभी तो हम उनके पहलुओं को समझ पाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए एक समाज का अगर प्रगति की ओर अग्रसर होने का वो है तो उसके लिए नारी का शिक्षित होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है आज हम 21वीं सदी में खाली नारी और शिक्षा की बात तो बहुत पुरानी लग रही है आज मुझे यहाँ पर बात करते हुए। अब तो ये है कि नारी आपके स्पेस में पहुँच चुकी है, नारी आपकी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ नहीं है, हर तरह का रोल नारी अदा कर रही है और इसको हमें कायम रखना चाहिए और समाज तभी प्रगति की ओर लगातार निरंतर अग्रसर होगा। मैम, बात करूं नारियों को क्यों दूर रखा जाता है शिक्षा से? जैसे ऑक्सीजन होती है, हर मनुष्य के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, वैसे ही शिक्षा भी ज़रूरी होती है, लेकिन वहीं अगर बात महिलाओं की आ जाए तो महिलाओं को उससे दूर कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? मैं मानती हूँ अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हिस्से हैं, हालांकि वो बहुत आपको डीप रूरल एरियाज़ में कहीं जाके मिले तो मिले जहां आपको लग सकता है कि नारी शिक्षित नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसे वर्ग हो सकते हैं जहाँ पर नारी का घर से बाहर निकलना शायद वो ठीक नहीं समझते, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि घर पर ही इतने ज़्यादा आपकी एरियाज़ हैं हैंडल करने के लिए, इतने ज़्यादा सिचुएशंस आती हैं एक लेडी के लिए जिसको उसे हैंडल करना है अगर, तो शिक्षित होने से उसको उन सिचुएशंस को हैंडल करने में ही मदद मिलेगी। सूझबूझ बढ़ेगी तो घर भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो घर में ही देख लीजिए आज कितने नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जो कि घर पर बैठकर ही हो सकते हैं। और फिर भी हमारे जो ऑल टुगेदर जो एक कंसर्न होना चाहिए एज एन इंडियन होने के नाते, इस भारत के नागरिक होने के नाते हमारे लिए देश सबसे पहले होना चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट बहुत पीछे जाने चाहिए। और देश हर इंसान का उसका योगदान मांगता है, चाहे वो नारी हो चाहे वो आदमी हो, सभी का योगदान चाहिए। जब योगदान देश को ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से हमें इन सारी रूढ़िवादी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और एक खुली हवा में नारी को अपनी इंडिपेंडेंस सोच के साथ, अपने कहते हैं ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो उनको करना अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है एक ऐसी सोच तो हमें लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि देश हित सर्वोपरि। मैम, बात करूं अब आपकी, तो हर किसी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी पीठ को थोड़ा सा थपथपा देता है और हम हिमालय की ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे जिन्होंने आपकी पीठ को थपथपाया है और आज आप इस मुकाम पे खड़ी हैं। हर इंसान के जीवन में उनके शिक्षकों का, अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो। तो नो डाउट मेरे भी जीवन में मुझे बहुत अच्छे शिक्षक मिले और समय समय पर पीठ थपथपाते रहे और मैं भी आगे बढ़ती गई। शायद उनकी जो एनकरेजमेंट थी, उनके जो मोटिवेशन थी, उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया। और इसके साथ साथ मैं कहूँगी मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों का भी बहुत ज़्यादा योगदान मिला है,
चाहे वो मेरा उधर का परिवार हो चाहे इधर का परिवार हो। और मैं स्पेशली अपने फादर इन लॉ के बारे में नतमस्तक होके कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया भी है, बहुत पीठ भी थपथपाई है, आगे बढ़ने की बहुत प्रेरणा दी है। और उसके साथ फिर मेरे पति, यहाँ तक कि मैं तो अपने बच्चों से भी बहुत इनकरेजमेंट लेती हूँ। तो और समाज में भी मेरे अपने कुछ मित्र हैं जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो मैं उन सबको एक्नॉलेज करती हूँ कि जो भी मेरी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है, मेरी लाइफ से एसोसिएटेड है, मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट भी करता है, प्रेरित भी करता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद उस ईश्वर का जिसने हमेशा अच्छे विचार दिए, अच्छी सोच समझ दी, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैम, आखिर में हम अपने चैनल के दर्शकों और स्पेशली महिला दर्शकों के लिए आपसे एक संदेश चाहेंगे। आगे बढ़ें और बढ़ें, जैसा कि मैंने पहले कहा है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। अपनी सोच को बहुत स्वतंत्र रखें, अपने देश को सबसे ऊपर रखें, देश हित को सबसे ऊपर रखें। और हम जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, जो भी हमारा अपना गुण है, उन गुणों को हम आगे सबके साथ शेयर करें और समाज में अपना पूरा योगदान दें। समाज हम सबसे मिलकर बनता है और हम अपनी तरह से बहुत यूनिक है, हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता है। उस विशेषता को पहचानें, उसको निखारें और आगे बढ़ें और देश विश्व में सबसे ऊपर हो, ये सोच रखते हुए और बहुत ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ मुझे लग रहा है अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू ज्योति जी। तो ये थी हमारे साथ माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम नारी और शिक्षा में। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।